नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम इस वक्त और मैं हूं निखिल सिंह। इस वक्त में हम सिर्फ खबरें नहीं दिखाते बल्कि खबरों के पीछे छिपी राजनीति, उसके संकेत, उसका संदेश और उसके असर को समझने और आपको समझाने की कोशिश करते हैं। यहां बहस भी होगी, सवाल भी होंगे और उन सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश भी होगी। हमारे साथ होंगे खास राजनीतिक मेहमान और हमारे संवाददाता। तो इस वक्त में आज बात करेंगे चीनी पर अफवाह का बाजार गर्म, लेकिन देश में 20 से 25 लाख टन सरप्लस स्टॉक मौजूद है। फिर सोशल मीडिया पर चीनी इस संकट का नैरेटिव गढ़ने की कोशिश आखिर कौन कर रहा है, कौन फैला रहा है सोशल मीडिया पर यह अफवाह। यूपी की सियासत की बात करेंगे, जहां अब परिवारवाद की हिमायत भी सामने आ गई है। अखिलेश यादव का बड़ा बयान, कहा परिवार के 5 सांसद ना होते तो टूट जाती सपा। तो क्या परिवार ही दल बदल की ढाल बन गई है? और बात होगी झारखंड के सियासत की, जहां पर अब एक पेंच कानूनी भी है। जेपीएससी पर की जो परीक्षा है उस पर आज हुई है सुप्रीम सुनवाई और अदालत के आदेश के क्या है मायने। 25 दिन के आंदोलन के बाद भी छात्रों का सरकार के खिलाफ मोर्चा आखिर क्यों है बरकरार? किस करवट बैठ रही है झारखंड की सियासत? होंगे कई अहम सवाल और जवाब, कई मुद्दों पर सीधी और बेबाक चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। झारखंड सिविल सेवा परीक्षा पर सुप्रीम कोर्ट का कड़ा रुख। केंद्र झारखंड सरकार, जेपीएससी, झारखंड एसएससी, सीबीआई और डीजीपी सीआईडी को नोटिस किया जारी। झारखंड में भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और सुधार की मांग को लेकर भर्ती सुधार यात्रा का आह्वान। कर्नाटक में वाल्मीकि निगम घोटाले पर भाजपा और जेडीएस का प्रदेश सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। बेंगलुरु में शिव कुमार सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन। घोटाले के कथित आरोपी मंत्री नागेंद्र के इस्तीफे की मांग। देश में चीनी का सरप्लस स्टॉक, फिर भी किल्लत का शोर। सोशल मीडिया पर चीनी संकट का नैरेटिव गढ़ने की कोशिश। सरकार ने दी जानकारी, रेड रॉट और अल नीनो से घटा गन्ना उत्पादन। क्षेत्रीय पार्टियों में परिवारवाद बना फेविकोल का जोड़। अखिलेश यादव ने गिनाए फायदे, बोले परिवार के 5 सांसद इसलिए नहीं टूटी पार्टी। अखिलेश के परिवारवाद पर योगी का वार, कहा अगले चुनावों में जनता दिखा देगी हैसियत। तो सबसे पहले बात करेंगे चीनी की महंगाई पर चाशनी, सोशल मीडिया पर अफवाहों का जहर। बिल्कुल, क्योंकि चीनी महंगी हुई है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन क्यों महंगी हुई है और कैसे इसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है सरकार, ये नहीं बातें बताई जा रही है, बल्कि अफवाहों का जहर सोशल मीडिया पर फैलाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर चीनी की बढ़ी कीमतों को लेकर फेक खबरों और अटकलबाजियों की भरमार है। कहीं एथेनॉल के लिए गन्ने के इस्तेमाल को महंगाई की वजह बताया जा रहा है, तो कहीं गन्ना किसानों को भुगतान नहीं मिलने का दावा सरकार की नीति पर सवाल उठाते हुए किया जा रहा है। मौका मिलते ही एक वर्ग ऐसे मुद्दों को राजनीतिक और निजी हित के लिए लपक ले रहा है और उसमें भ्रम का नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश कर रहा है, जबकि तस्वीर इन दावों से काफी अलग है। हकीकत यह है कि एथेनॉल के लिए चीनी का डायवर्जन बढ़ने के बजाय घटा है। 2022-23 में जहां करीब 12% चीनी एथेनॉल के लिए डाइवर्ट होती थी, वहीं 2025-26 में यह हिस्सेदारी करीब 9% ही रह गई है। देश में बनने वाले एथेनॉल का करीब 3/4 हिस्सा अब अनाज, खासकर मक्का से तैयार हो रहा है। चीनी की कीमत 20 जुलाई के 48 रुपए 18 पैसे प्रति किलोग्राम से बढ़कर 20 अगस्त को 55 रुपए 70 पैसे हो गई है। सरकार के मुताबिक इसकी बड़ी वजह अनुमान से कम उत्पादन, रेड रॉट और टॉप बोरर जैसी बीमारियां, अत्याधुनिक बारिश से फसल को नुकसान, त्योहारों से पहले बढ़ी हुई मांग और वैश्विक बाजार में कम आपूर्ति है। उत्पादन का अनुमान 343 लाख टन से घटकर करीब 306 लाख टन रह गया है।
विपक्षी दलों की ओर से किया जा रहा गन्ना किसानों को भुगतान नहीं मिलने का दावा भी पूरी तरह से भ्रामक है और यह पूरी और असल तस्वीर सामने नहीं लाता। 2025-26 के सीजन में गन्ना बकाया का करीब 97% भुगतान 20 अगस्त तक ही किया जा चुका है। पिछले वर्षों में गन्ने के दाम भी लगातार बढ़ाए गए हैं और भुगतान व्यवस्था को नियमित करने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। इसलिए हर कीमत वृद्धि को किसानों के भुगतान संकट से जोड़ना तथ्यों से परे है। दिलचस्प बात यह है कि उत्पादन घटने के बावजूद देश में घरेलू जरूरत के मुताबिक 20 से 25 लाख टन से ज्यादा चीनी का सरप्लस स्टॉक मौजूद है। यानी फिलहाल देश में चीनी खत्म होने जैसी कोई स्थिति नहीं है। हाँ, कीमतों पर दबाव जरूर है और सरकार इसे लेकर सतर्क है। इसको टैकल करने के लिए, इस पर जो दबाव है इसको दूर करने के लिए कोशिशें कर रही है और इस दबाव को कम करने के लिए सरकार ने 10 लाख टन कच्ची चीनी के शुल्क मुक्त आयात, कारोबारियों पर 400 टन की स्टॉक सीमा, बल्क उपभोक्ताओं पर उनके स्टॉक पर नियंत्रण और चीनी मिलों में भौतिक सत्यापन जैसे कदम उठाए हैं। इसके साथ ही 15 अक्टूबर से पेराई सत्र जो है वो शुरू कर दिया जाने की सलाह भी दी गई है, जिससे अक्टूबर में उत्पादन 10 लाख टन से ज्यादा होने की उम्मीद है। ऐसे में असली सवाल चीनी की उपलब्धता से ज्यादा बाजार और सोशल मीडिया में फैलाए जा रहे भ्रम का है। अफवाहों के इस शोर के बीच तथ्य और नैरेटिव का फर्क समझना बेहद जरूरी है। और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का कहना है कि देश में चीनी की कोई किल्लत नहीं है, स्टॉक सरप्लस है। एक्सपेक्टेशन था 330 to 340 lakh ton. All of a sudden, because of this red rot disease and water scarcity because of the less rain, sugar price has come down. We are very much concerned about it, and that's why we have immediately taken many measures. But what is the requirement of India? India's requirement is around 280 lakh ton, and as on date we have 306 lakh ton. Means more than 20-25 lakh ton we have surplus. I'm telling you surplus. तो 25 लाख टन चीनी का स्टॉक सरप्लस है, फिर भी बाजार में अफवाह गर्म है। और कांग्रेस नेता मनीष तिवारी का आरोप है कि चीनी की कीमतें आसमान छू रही हैं। चीनी की कीमतें आसमान छू रही हैं और सिर्फ चीनी ही नहीं, जो बाकी रोजमर्रा की चीजें हैं, चाहे प्याज हो, चाहे आलू हो, चाहे लहसुन हो, जो आम वस्तुएं इस्तेमाल होती हैं, सारे खाद्यान्न पदार्थों की कीमतें आज आसमान छू रही हैं। वही आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह का कहना है कि देश की जनता पर दोहरी मार पड़ रही है। एक तरफ चीनी की महंगाई की मार और दूसरी तरफ पेट्रोल के नकली और मिलावटी होने की मार। देश की जनता को दो तरह की मार दी जा रही है। तो अभी तक मिलावटी ही था, अब उसमें नकली भी जोड़ दिया है, तो समझिएगा इस पूरे नैरेटिव को। फिलहाल बीजेपी नेता दिनेश शर्मा का कहना है कि सरकार जनता के साथ खड़ी हुई है। ईंधन का संकट पूरी दुनिया में आया, लेकिन भारत ने अपने किसी भी उपभोक्ता को किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने दिया। उसका कारण यह है कि विकल्प की तलाश किया। और जो चीनी के दाम बढ़े हैं, कहते हैं, इससे कोई इनकार थोड़ी करता है, लेकिन इसमें तथ्य देखने चाहिए। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अनुज यादव, जो कि हमारी एग्रीकल्चर बीट पर लगातार नजर रखे हुए हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्रा भी इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। अनुज, सबसे पहले आपके पास आएंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो चीनी का उत्पादन है घटा कैसे है, या ये जो पूरा अनुमान है ये क्या है? सरप्लस बताया जा रहा है, जैसा कि अभी हमने सुना प्रहलाद जोशी को, वो कह रहे हैं कि भाई 25 टन चीनी सरप्लस स्टॉक में है। फिर ये महंगाई क्यों बढ़ी है, क्या वजह है? ये जो 48 से 55 तक पहुंची चीनी की कॉस्ट,
ये क्या वजह रही? देखिए निखिल, सबसे बड़ी बात यह है कि इस बात को खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्रालय ने भी इसको साफ किया है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मीडिया के सामने ये बात रखी है कि इस बार गन्ने का जो उत्पादन रहा था वो कम रहा था पिछले वर्षों के मुकाबले अगर बात करें, और इसी वजह से चीनी के उत्पादन में भी कमी देखने को मिली है। इसी वजह से जो चीनी के दाम है वो थोड़े बढ़ते हुए बाजार में जरूर नजर आए। लेकिन हाँ, ये बात भी खाद्य एवं आपूर्ति मंत्रालय ने साफ इस बात को किया है कि चीनी का जो एक स्टॉक होता है, पर्याप्त भंडार होता है, वो अभी अगले 2 महीने यानी कि जो त्योहारी सीजन है वो अभी तक भी पर्याप्त भंडार है। 25 लाख मैट्रिक टन का जो भंडार है वो अभी देश के पास है। हाँ, जिस तरह की बातें सोशल मीडिया में या कुछ राजनीतिक दल उठा रहे हैं वो सब अफवाहें हैं, और दूसरी बात है कि लोगों को एक तरीके से गुमराह या भ्रमित करने वाली बातें हैं। क्यों? क्योंकि अब इस बात को भी कहा है केंद्र सरकार की तरफ से जो भंडारण का, जो स्टॉक का एक लिमिट होनी चाहिए, उसको भी सरकार ने व्यापारियों के लिए भी तय कर दिया है कि 15 दिन से ज़्यादा का कोई भी स्टॉक नहीं रखेगा। ये एक सबसे बड़ी बात है, क्योंकि जब जब इस तरह की बातें कभी भी देश के अंदर आती हैं, किसी भी खाद्य पदार्थ को लेकर जब उसकी बढ़ती हुई कीमतों को देखा जाता है तो सरकार उसमें जितने भी ज़रूरी कदम हैं वो हमेशा उठाती है। और ये क्योंकि ये स्थायी समस्याएं नहीं होती हैं, ये अस्थायी रूप से इस तरह की समस्याएं कई बार सामने आती हैं, और सरकार ने समय रहते इस पर एक बड़ा फैसला लिया है। एक तो स्टॉक लिमिट को जो है तय करने का फैसला लिया, दूसरा चीनी को आयात करने का भी फैसला किया है, ताकि क्योंकि हम जानते हैं कि आने वाले समय में एक त्योहारी सीजन होगा, त्योहार होंगे, ऐसे में लोगों को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, ये एक सबसे बड़ा फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है। अभी भी अगर हम देखें तो चीनी के जो दाम है देश भर में, निखिल सब जानते हैं कि पिछले 5 से 7 सालों का अगर हम एक रिकॉर्ड देखें तो चीनी के दाम बहुत ज़्यादा कभी बढ़े ही नहीं हैं, बल्कि वो स्थिर रहे हैं। और अब क्योंकि हम जानते हैं कि मौसम की मार के चलते हम जो गन्ना उत्पादन जो प्रदेश हैं, चाहे हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें या कुछ और राज्य जहां पर गन्ना होता है, हमने देखा है कि बारिश की या तो बहुत ज़्यादा कई बार ज़्यादा बारिश होती है जिसकी वजह से गन्ने की फसल को नुकसान होता है, या कम बारिश होती है। अमूमन देखा यह जाता है कि कम बारिश की वजह से नुकसान होता है, और ये बात पहले ही इस बार कृषि मंत्रालय ने भी इस बात को कहा था कि अल नीनो का जो एक असर है वो देश के अंदर कुछ फसलों पर देखा जा सकता है। हाँ, ये बात ज़रूर है, क्योंकि जो गन्ने की नई फसल है निखिल, वो अब अक्टूबर से और नवंबर से उसकी पेराई की शुरुआत हो जाएगी। इसलिए 2 महीने के अंदर एक तो सरकार के पास पर्याप्त भंडार चीनी का है, दूसरा आने वाले समय में इस समस्या से कैसे निपटा जाएगा ये भी सरकार कड़े कदम उठाए हैं। तीसरी सबसे बड़ी बात है कि 2 से 3 महीने के अंदर नई गन्ने की पेराई शुरू होगी तो चीनी का पर्याप्त भंडार देश के अंदर होगा। लेकिन इसके अलावा जो दूसरी खबरें आ रही हैं कि इथेनॉल के अंदर इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, सरकार ने इसको पूरी तरीके से नकारा है, और इसका सबसे बड़ा कारण है कि गन्ने का जो डाइवर्ट किया गया था इथेनॉल बनाने के लिए वो पहले 12% था 2023-24 में, लेकिन 25-26 में देखें तो वो सिर्फ 9% गन्ना ही इथेनॉल के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। निखिल जी, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। लगातार कोशिशें की जा रही है, जैसा कि आपने बताया अभी कि जो त्वरित फैसले लिए गए उनमें यह है कि पेराई सत्र भी है, उसको भी और प्रीसीड कर दिया गया है। 15 अक्टूबर से ही पेराई सत्र शुरू करने की सलाह भी दी गई है, यानी कि 10 लाख टन चीनी और अतिरिक्त निकालने की और उसको बनाने की कोशिश की जाएगी। फिलहाल विनोद मिश्रा जी, ये जब पूरी खबर अभी आपने देखा कि किस तरह से उसको विस्तार भी दिया अनुज ने और बताया कि आखिर क्या कुछ वजह रही है चीनी उत्पादन घटने की। इथेनॉल के लिए चीनी का डाइवर्जन घटा है, पहले वो 12% होता था 2022 तक, 2026 में वो 9% ही रह गया है। फिर कौन लोग हैं ये जो बता रहे हैं कि इथेनॉल की वजह से चीनी की कीमतें बढ़ गई? ये कौन लोग हैं जो ये बता रहे हैं कि भाई ये चीनी की ये जो सारा ये गन्ना जो गन्ने का पूरा उत्पादन है उसमें किसानों को भुगतान नहीं मिल रहा है, जबकि 20 अगस्त तक 97% तक सारा भुगतान कर दिया गया है। तो ये सिर्फ बाजार का गिमिक्स नहीं है, बल्कि इसमें राजनीति भी जुड़ी हुई है। लेकिन इंपॉर्टेंट है ये समझना कि पिछले 10 से 11 सालों में ये पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत सरकार को चीनी जो है वो खरीदना पड़ रहा है। इसका मतलब आप समझिए, ये चीज़ हमारे दर्शकों को भी समझने की ज़रूरत है। पिछले 11 साल में पहली बार हुआ है कि चीनी
खरीदने की ज़रूरत पड़ी है। अगर ये खरीदने की ज़रूरत पड़ी है तो इसका मतलब क्या है? मतलब सीधा सीधे है कि भारत के में चीनी का उत्पादन एक सरप्लस उत्पादन का आप एक पैमाना जो भारत में चीनी की खपत है वो लगभग 250 से लेके 280 लाख मेट्रिक टन का खपत है भारत में। इतने बड़े देश में आप सोचिए कि भारत में 250 से लेके 350 लाख मेट्रिक टन जो है चीनी की खपत है। और हमारा पैदावार जो है चीनी का लगभग पिछले 10 सालों में, पिछले 10 से 11 सालों में लगभग 300 लाख मेट्रिक टन का हमारा उत्पादन है जी। ये तो हमारा ऑन एन एवरेज है। तो जाहिर सी बात है हमें कभी इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं हुई और न कभी हम राशन के दुकान पे अब चीनी खरीदते हुए हमारे लिए एक मजबूरी हुई है। फ्री मार्केट से फ्री ट्रेड चीनी के लिए है और इतने इन वर्षों में कभी चीनी का दाम बढ़ा नहीं। जैसे अनुज आपको बता रहे थे जी कि चीनी का जो अभी गवर्नमेंट की तरफ से भी ये कही गई है कि भाई उसमें रेड रॉट के डिजीज चीनी का गन्ना के खेतों में जो पाया गया और दूसरा एल नीनो इफेक्ट और जल भराव भी इसका कारण है। असामयिक बारिश होती है, कहीं गन्ना के खेतों में असमय बारिश के कारण बहुत पैदावार नुकसान भी हुए हैं। राजनीति देखने की ज़रूरत जो ये है कि जो लोग देख रहे हैं इसमें वो सीधा सीधी इस बात को देखिए कि अभी पर्व का सीजन है, फेस्टिवल सीजन है। आपने देखा होगा कि रक्षाबंधन को लेके किस तरह के एक वल्गर ऐड बनाया जा रहा है कि भाई आपको चीनी नहीं इस बार नमक खाना पड़ेंगे। क्या क्या कांग्रेस के मीडिया और कांग्रेस के आईटी सेल्स में इस तरह की एडवर्टीजमेंट है। तो क्या आपको लगता नहीं है कि एक तरह से एक लॉबी को जो कालाबाजारी और होर्डिंग के लिए ये बातें करके और चीनी के दाम में अलग अलग जगह में बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, जो गवर्नमेंट की तरफ से बार बार ये कही जा रही है कि अभी का जो स्टॉक है उसमें भी सरप्लस है आपका 35 से 50 लाख मेट्रिक टन जो है अभी भी आपके खर्चे से ज़्यादा सरप्लस है। और ये भी एश्योरेंस है कि अक्टूबर के बाद से इसकी पेराई शुरू हो जाएगी तो लगभग नवंबर दिसंबर आते आते ये नॉर्मल सिचुएशन में आ जाएगा। चीनी का कुछ ऐसा हाहाकार नहीं है, लेकिन ये सोशल मीडिया का जो हाहाकार है मुझे लगता है कि वो एक तरह से एक लॉबी को आप एक तरह से पिन अप करते हैं जी। जो अनुज आप बता रहे थे, मैं थोड़ा सा उसको आपको टेक्निकली ये बता दूं कि 1 क्विंटल गन्ने में लगभग 10 से 11 किलो चीनी का उत्पादन होता है जी। और 1 क्विंटल गन्ने में मुश्किल से अभी जो चीनी मिल है उसको 2 से 2.5 किलो आपको इथेनॉल का उत्पादन होता है जी। तो आप बताइए कौन ऐसा मिल मालिक होगा जो चीनी छोड़ के और वो इथेनॉल बनाना शुरू कर देगा। ये चूंकि चीनी मालिकों को फायदा, चीनी के जो मिल है उनको ये होता है कि चीनी के जो भी एक्सट्रैक्ट बचते हैं, अवशेष बचते हैं, उनसे वो पेराई सीजन के बाद में इथेनॉल बनाना शुरू करते हैं जी। और ये इथेनॉल भारत के किसानों का, गन्ना उत्पादकों के साथ साथ भारत के बाजारों में खास करके पेट्रोलियम प्रोडक्ट का जो स्टेबिलिटी है उसमें काम आया है। ये अपनी मर्जी है कि संजय सिंह हो या कांग्रेस पार्टी के नेता हो इस बढ़ी हुई कीमत को अगर इथेनॉल से जोड़ रहे हैं तो उनकी अपनी मर्जी है, उनको में कोई दूसरी चीज कह नहीं सकती है। फैक्ट्स ये है जो आपके सामने है, जो आप अपनी रिपोर्ट में रखा है। जी बिल्कुल, अनुज ने और आपने पूरी बात को विस्तार से रखा है। अनुज, बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए और जानकारी के लिए, और विनोद मिश्रा जी आपका भी शुक्रिया हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। और ये बात भी जानने समझने की ज़रूरत है कि अगर थोड़ा सा भी आप इतिहास में जाएं और देखें कि जो 90 का दशक था या 2000 की शुरुआत में किस तरह से, अभी हमारे संवाददाता अनुज यादव ने बताया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किस तरह से चीनी का उत्पादन होता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में वो दिन मत भूलिएगा जब गन्ना किसानों पर गोलियां चलाई जाती थी उनके भुगतान के लिए। पडरौना, देवरिया और इस तरह की जो तमाम बस्ती की एक मुडरवा चीनी मिल जहां पर गोलियां चलाई गई, उनके मामले संसद तक गूंजे हुए थे। और आज का दिन है, आप इन खबरों में भी नहीं देख रहे होंगे कि कहीं गन्ना किसानों के भुगतान का कोई मामला चीनी मिलों से अटका हो। स्थितियां बदली है लेकिन बावजूद सियासत उसी तरह से गर्म है। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो चर्चा होगी उत्तर प्रदेश के सियासत की। ब्रेक के बाद चीनी मिल का नाम भूल गए। अरे सर, हर साल वहां गोली चलती थी। पडरौना में गोली चली, कुशीनगर, रामकोला। देखिए रामकोला मेरी नानी का घर है, दादी का था। मेरी पसंद, मेरी पसंद,
मेरी पसंद। मेरी पसंद है। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और बात करेंगे उत्तर प्रदेश की सियासत की, बात करेंगे परिवारवाद की, बात करेंगे पार्टी जो कभी टूटी नहीं है और उसकी वजह परिवारवाद है। तो परिवारवाद की हिमायत भी एक नए तरीके से सामने आई है। इससे पहले आपने सुना होगा कि जब परिवारवाद की बात आती थी तो कम से कम वो पार्टियां और खासतौर पर क्षेत्रीय दल जो परिवारवाद से लबरेज रहते थे या परिवारवाद से जुड़े रहते थे, वो कहते थे कि भाई उसके अलावा दूसरी बातें करते थे, लेकिन अब उसको डिफेंड करने की भी कोशिश शुरू हुई है। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि परिवारवाद, तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार देश को दीमक की तरह खा रहे हैं, लेकिन परिवारवाद को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव उसके कई फायदे गिनाते हुए नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा है कि राजनीति में परिवारवाद के अपने फायदे हैं। उनके परिवार के 5 लोग सांसद हैं और इस वजह से पार्टी नहीं टूटती है। उन्होंने इन दावों को भी खारिज कर दिया कि जिसमें कहा गया था कि विरोधियों ने उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की थी। अखिलेश यादव कहते हैं कि वंशवादी राजनीति के अपने फायदे हैं और उनकी पार्टी कभी विभाजित नहीं हुई है। वजह साफ है कि एक ही परिवार के 40 से ज्यादा सदस्य राजनीति में सक्रिय होकर समाजवादी पार्टी के शासनकाल में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं। परिवारवादी पार्टी कभी टूटी नहीं है और कभी टूटती नहीं है, यह सच नहीं है। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना के कई सांसद बगावत करके लोकसभा में एनडीए का समर्थन कर चुके हैं, लेकिन एक ही परिवार के कई सांसद आज भी संसद में अपनी पार्टी को आगे बढ़ा रहे हैं, मसलन कांग्रेस, डीएमके, एनसीपी जैसी और दूसरी पार्टियां। अखिलेश यादव जिन 5 सांसदों का जिक्र कर रहे हैं उनमें वे स्वयं हैं, खुद अखिलेश यादव, कन्नौज से सांसद उनकी पत्नी डिंपल यादव, मैनपुरी से सांसद उनके चचेरे भाई आदित्य यादव, अक्षय यादव और धर्मेंद्र यादव जो बदायूं और फिरोजाबाद से और आजमगढ़ से सांसद हैं। सोनिया गांधी ने रायबरेली सीट छोड़ी तो राहुल गांधी सामने आए। राहुल गांधी ने वायनाड छोड़ा तो बहन प्रियंका गांधी सांसद बन गई वहां से। यानी कुछ सीटें भी परिवार के लिए पूरी तरह से आरक्षित हो जाती हैं, वहां दूसरा कोई नहीं लड़ सकता। मुस्लिम यादव मतदाता आधार को बरकरार रखने के लिए अखिलेश यादव ने पार्टी को सामाजिक विस्तार देते हुए पीडीए का एक नैरेटिव किया है, या पीडीए का एक नारा जिसको कहना चाहिए वो जोड़ा है। गैर यादव ओबीसी के वोटों में पैठ बनाने की इस पहल में अखिलेश यादव ने 2024 के लोकसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश की 62 सीटों में से यादव समुदाय से केवल 5 उम्मीदवार उतारे थे। ये सभी 5 उम्मीदवार मुलायम सिंह यादव के परिवार से हैं और सभी ने जीत हासिल की है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर सियासी बाजार गर्म है। नेताओं के बयान सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग हैं। राष्ट्रीय लोकदल प्रमुख और केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी को लेकर अखिलेश यादव के दिए बयान कहां कहां से आए थे। हमने चवन्नी से रुपया बना दिया फिर भी छोड़कर चले गए, इस पर भी सियासत तेज है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बयान पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि इसी वजह से समाजवादी पार्टी बनी हुई है। सीएम योगी ने दावा किया कि जनता अगले चुनाव में सपा को हमेशा के लिए साफ कर देगी। उन्होंने कहा कि सपा के एजेंडे में गरीब कोई मुद्दा ही नहीं था। सीएम योगी ने कहा कि आज आपने समाजवादी पार्टी के मुखिया बबुआ का बयान पढ़ा होगा। उन्होंने कहा है कि हमारे परिवार के सभी लोग सांसद हैं, इसलिए तो सपा बनी हुई है। हमने कहा है कि जनता अगले चुनाव में सपा को हमेशा के लिए साफ ही कर देगी। तो यूपी की सियासी जंग में तर्कश से तीर निकल रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि आम जनता पर इन बयानों का कितना असर पड़ता है। तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का तर्क था परिवारवाद को लेकर और उसके उन्होंने फायदे गिनाए। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी भूमिका समाजवादियों की और उत्तर प्रदेश की जनता की रही। कई दल टूट गए, कभी सोचा आपने समाजवादी पार्टी क्यों नहीं टूटी? क्योंकि उसमें 5 सांसद एक ही परिवार के थे और हमारे कई मुस्लिम सांसद थे तो कितने हो गए, और कुछ पक्के समाजवादी थे।
तो गिनती बढ़ ही नहीं सकती थी। तो कभी कभी परिवारवाद का लाभ भी होता है। तो परिवारवाद का लाभ गिनाया अखिलेश यादव ने, और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने परिवारवाद को लेकर पार्टियों को घेरते हुए कहा है कि सिर्फ एक परिवार के ही लोग लायक होते हैं, बाकी कार्यकर्ता नहीं। उनका काम था गरीब की जमीन पे कब्जा करना, व्यापारी से चौद वसूली करना, बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाना, और राहुल गांधी के ही संस्कारों में रंगे हुए समाजवादी पार्टी के बबुआ का भी एक बयान परसों आया है। कहते हैं समाजवादी पार्टी इसलिए नहीं टूटी क्योंकि हम तो एक ही परिवार के 5 सांसद हैं, यानी एक ही परिवार, यानी वे मानते हैं बाकी जितने सांसद उनके हैं वे सभी किसी लायक नहीं हैं, केवल एक परिवार के लोग ही सांसद हैं, इसलिए समाजवादी पार्टी बनी है। और सुभासपा नेता ओम प्रकाश राजभर का कहना है कि सपा का वजूद सिर्फ पार्टी की वजह से ही है। सही कह रहे हैं कि जो दूसरे के ऊपर आरोप लगाते थे कि परिवारवाद की, आज खुद अखिलेश जी ने बयान दिया कि हम एमओआई फैक्टर पे ही काम करते हैं और अपने परिवार के लोगों को ही सांसद, विधायक, एमएलसी सब कुछ बनाते हैं, जिसकी वजह से सपा अपने आप में दिख रही है। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ अवधेश पांडे बादल, जो कि प्रवक्ता हैं, बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता, उत्तर प्रदेश से आते हैं। अवधेश पांडे जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ पूजा मिश्रा, जो कि प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी की। पूजा जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ। और विनोद मिश्रा, हमारे सलाहकार संपादक। विनोद मिश्रा जी, आपका भी स्वागत है। विनोद मिश्रा जी, अभी तक आपने हमेशा सुना होगा कि परिवारवाद की जब बात होती थी, वो क्षेत्रीय दल या खासतौर पर कांग्रेस की भी बात इसमें हो जाती थी कि जिनमें परिवारवाद हावी था, तो वहां पर वो थोड़ा बैकफुट पर आ जाते थे या दूसरे विषयों पर बातचीत करने लगते थे। अब तो अखिलेश यादव ने ये लीक ही बदल दी है, वो तो उसको हिमायती बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस पूरी सियासत को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, ये लोहिया जी की समाजवादी है, पार्टी है, तो अब लोहिया जी आज अगर होते जनेश्वर मिश्रा जी के साथ में आते आते तो लोही समाजवाद कहाँ तक है। और आज के समाजवाद में आज अगर अखिलेश जी का ये बयान आप देखेंगे तो ये समाजवाद में परिवार को फिट करने का मुझे लगता है कि इससे बढ़िया कोई तर्क नहीं हो सकता। जैसे पूरे समाजवादी लोगों में अगर आप देखेंगे कि बिहार से लेके और हर जगह पे जो समाजवादी विचारधारा के नाम पर एक राजनीति शुरू हुई थी और वो आते आते एक वंशवादी राजनीति में कैसे कन्वर्ट हुई और उसके बाद उसको लेके किस तरह की सफाई मिल रही है लोगों को, तो ये साफ सी बात है कि आप जस्टिफिकेशन ढूंढ रहे हैं, आप जस्टिफाई कर रहे हैं। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, आपको याद होगा, पिछले साल लाल किले से कहा था कि लोकतंत्र के लिए और देश के लिए परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण, उन्होंने बताया था कि ये इतने नासूर है कि वो देश को एक दीमक की तरह कुतर के खा रहा है। आज उसके जवाब में कहा जा रहा है कि अगर पार्टी का एग्जिस्टेंस है, परिवारवाद, परिवार के लोग हैं इसलिए पार्टी खड़ी हुई है, नहीं तो उदाहरण में उनके सामने में शिवसेना का उद्धव ठाकरे मिलता है, टीएमसी के ममता बनर्जी के टीएमसी मिलता है कि अगर ममता बनर्जी के 20 सांसद निकल गए, अभी उद्धव ठाकरे के 8-9 सांसद वो निकल गए, तो उनको ये लगता है कि ये परिवारों को शामिल करके ही पार्टी अपनी एक मजबूत आधार बना सकती है। लेकिन फिर उसमें समाजवाद कितना फिट बैठता है, मुझे लगता है कि इस बात का भी चिंतन करना चाहिए। ठीक बात है, समाजवाद कितना फिट बैठता है। और यही सवाल पूजा जी आपसे कि समाजवाद कितना फिट बैठता है अखिलेश यादव के परिवारवाद में, क्योंकि उन्होंने सीधे तौर पर उसकी हिमायत की और कहा 5 सांसद थे इसलिए टूटी नहीं हमारी पार्टी। तो क्या ये टूट रोकने का एक मंत्र है? और अगर टूट रोकने का मंत्र है तो क्या बाकियों पर, जो उनके बाकी सांसद हैं, उन पर भरोसा नहीं है, वो किसी लायक नहीं? आपको नमस्कार निखिल जी, और साथी प्रवक्ताओं को भी नमस्कार। अभी तो आपने चलाया था वीडियो जिसमें उन्होंने कहा कि 5 एक ही परिवार के सांसद हैं और मुसलमान हैं और पक्के समाजवादी हैं। पर आपको मतलब होता नहीं है कि जैसे कहावत कही जाती है ना कि कुछ भी रख दीजिए, अगर जो है बगुला के सामने वो उठाएगा वही जिसको खाना है। अगर आप कहेंगे तो आपको दोबारा सुनवा देंगे। आपने कहा, क्योंकि उसमें वो साफ ये कह रहे हैं कि परिवारवाद का कहीं कहीं फायदा भी होता है, तो आप उसको कहीं भी कोई नैरेटिव में अगर आप कहिए
तो मैं उसको दोबारा सुनवा देता हूं आपके सुलभ संज्ञान के लिए। हमारे दर्शक भी दोबारा देख लेंगे। एक बार मैं अपने प्रोड्यूसर से मैं कहूंगा कि दोबारा उसको चला दें। नहीं, सुन लीजिए मैडम, सो दैट कम से कम वो क्लियर रहेगा। एक बार आइए फिर से सुनते हैं अखिलेश यादव को जी। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी भूमिका समाजवादियों की और उत्तर प्रदेश की जनता की रही। कई दल टूट गए, कभी सोचा आपने समाजवादी पार्टी क्यों नहीं टूटी? क्योंकि उसमें 5 सांसद एक ही परिवार के थे और हमारे कई मुस्लिम सांसद थे, तो कितने हो गए, और कुछ पक्के समाजवादी थे, तो गिनती बढ़ ही नहीं सकती थी। तो कभी कभी परिवारवाद का लाभ भी होता है। जी पूजा जी। हाँ, तो हमने पहले भी बोला कि उन्होंने बोला ना कि भाजपा अगर जो है 240 पे सिमटी है तो उसका उत्तर प्रदेश को जाता है, उत्तर प्रदेश की जनता को जाता है, समाजवादी पार्टी को श्रेय जाता है। हमारे मुसलमान जो है, जो सांसद विधायक हैं, और अब भी जो है हमारे जो पक्के समाजवादी हैं, हम पक्के समाजवादी उनके कह रहे हैं जो पलटते नहीं हैं, क्योंकि पलट जाना जो है आजकल थोड़ा सा आम हो गया हुआ है। पर समाजवादी पार्टी के जो है इतने सांसद होने के बाद में, इतने र्यूमर उड़ाने के बाद में, अब भाजपा के इतने डोरे डालने के बावजूद भी अगर समाजवादी पार्टी इंटैक्ट है तो उन कारणों को डिस्कस किया जा रहा है। हाँ, ये जो 5 लोग हैं, चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हो, चाहे वो डिम्पल यादव जी हो, चाहे जो है तेज प्रताप जी हो, जितने भी, चाहे आदित्य जी हो, चाहे धर्मेंद्र यादव जी हो, ये सब सदन में जनता के बीच में जाकर के चुने गए हुए हैं। अगर जनता उत्तर प्रदेश के उनको मैंडेट नहीं देती तो सदन में नहीं बैठते। जैसे जब डिम्पल यादव जी चुनाव हारी थी तो वो जनता के बीच में रही, हारने के बाद में मेहनत करती रही, और जनता ने चुना तब जाकर के वो सदन में, चाहे जितने भी सांसद हैं हमारे जो है समाजवादी पार्टी के, सब जनता चुन करके ही भेजी हुई है। हाँ, भाजपा को क्या आपत्ति हो रही है? भाजपा के जो है अमित शाह जी के बेटे, वो जो है उन्होंने कौन सा क्रिकेट में कौन सा योगदान दिया हुआ है? वो क्यों है बीसीसीआई में? उनकी क्या आवश्यकता है? इस तरीके का समाजवादी पार्टी ने कार्य नहीं किया हुआ कि आप कुछ भी नहीं, आप जनता के बीच नहीं गए। हमारा लोकतंत्र कहता है, हमारा संविधान कहता है कि हर किसी को आजादी है कि आप जो है जाइए जनता के बीच में, चुनाव लड़िए, भेजता है अगर सदन में तो आप सदन में जाइएगा। आप पत्रकार हैं निखिल जी, अब आप लोग टिकट भी तो देंगे। देखिए ये तस्वीर में तो सामने आती है पूजा जी, ये तस्वीर भी तो सामने आती है कि भाई 62 सीटों पर आप लोग चुनाव लड़े थे। 62 में से आपने सिर्फ 5 यादवों को दिया और उसमें से सारे लोग परिवार के थे। तो ये इसीलिए सवाल उठाए जा रहे हैं ना जी। तो ये समाजवादी पार्टी की जो कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश की जनता तय करेगी ना। भाजपा को टिकट देंगे तब तो लड़ेंगे बेचारे। भाई आप कह रही हैं वो जीत कर आ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि लोकतांत्रिक तरीके से चुनकर आए हैं तो उनके चुने जाने पर कोई प्रश्न नहीं उठा सकता, उठाना भी नहीं चाहिए। लेकिन जब आप टिकट देंगी, बात तो सुनिए, तो मैं क्या कह रहा हूं कि जब भाई 5 को टिकट दिया, अगर 15 को देते या परिवार से बाहर भी किसी यादव को टिकट देते वो भी जीत कर आता, मतलब कम से कम कंटेस्ट तो करता। निखिल जी अभी देखिएगा, सरकार बनेगी, आप देखिएगा जीत करके आएंगे। अरे ठीक है, चलिए वो तो आपका हक है कि आप उसका दावा करें, राजनीतिक दल के तौर पर आपका हक है उसका दावा करें। हम तो पिछली बात की बात कर रहे हैं। नहीं, आप पिछली की बात करिए। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी पिछली बार भी कह रहे थे कि ये 3 महीना 13 में हमारी सीटें दोगुनी हो गई। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, जवाब ले लेते हैं अवधेश पांडे जी। 2024 में जो है हमारी सीटें चौगुनी हो गई, और जो है अब माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी साफ हो जाएगी, तो इसका मतलब है कि हम सरकार बनाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी जब बयान, चलिए ठीक है, अब वो देखिए आपने जो बात कही उस पर उनका जो है वो जवाब आया है। मैं चाहता हूं कि अवधेश पांडे जी ही इस पर बात करें कि दरअसल ये परिवारवाद की एक नई परिभाषा गढ़ने की कोशिश के तौर पर इसको देख रहे हैं या उसकी हिमायत करने की कोशिश के तौर पर देख रहे हैं, क्योंकि इसके पहले कम से कम जब परिवारवाद की बात होती थी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कहा जाता था ऐसी पार्टियों को, तो वो डिफेंसिव होते थे। देखिए निखिल जी, पहली बार अखिलेश जी ने स्वीकार किया है और उस स्वीकार के पीछे उनके भविष्य के हार का डर सता रहा है। अदम गोल्डवी की एक पंक्ति है कि पक्के समाजवादी हैं पक्के समाजवादी हैं तस्कर हो या डकैत, इतना असर है दिख रहा खादी के लिबास में। तो ये समाजवादी पार्टी कोई लोकतांत्रिक पार्टी नहीं है, ये एक गिरोह की तरह काम करती है, गैंग की तरह काम करती है। अगर ये लोकतांत्रिक दल होता तो जब से इसकी स्थापना हुई है तब से अब तक
मुलायम परिवार के अतिरिक्त भी कोई इसका राष्ट्रीय अध्यक्ष होता। जब से इसकी स्थापना हुई है तब से लेकर अब तक समाजवादी पार्टी का मुख्यमंत्री पद का दावेदार कोई अनुसूचित होता, कोई पिछड़े समाज का होता, कोई अल्पसंख्यक समाज से होता, लेकिन समाजवादी पार्टी में कोई आंतरिक लोकतंत्र नहीं है। और समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि मुलायम सिंह के परिवार में जन्म लेने वाला कोई बालक या बालिका ही उस दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकता है अथवा मुख्यमंत्री पद का दावेदार या मुख्यमंत्री हो सकता है। कोई 5 यादव भी इनको नहीं मिले पूरे प्रदेश के अंदर जो सैफई परिवार से अलग होते और वो भी सांसद विधायक बनने का सपना देख रहे होते। समाजवादी पार्टी में कोई एक अनुसूचित व्यक्ति का कोई भी व्यक्ति, चाहे वो समाजवादी पार्टी का ही क्यों ना हो, वो एक ख्वाब नहीं देख सकता कि भविष्य में वो भी मुख्यमंत्री हो सकता है, वो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकता है। समाजवादी पार्टी का कोई भी अल्पसंख्यक, कोई भी मुस्लिम ये सपना नहीं देख सकता कि भविष्य में वो भी समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष अथवा मुख्यमंत्री पद का दावेदार हो सकता है। क्योंकि ये सैफई गैंग जो है एक परिवार, ये पूरी राजनीति पर इसने कब्जा किया है, इसीलिए इसको प्राइवेट लिमिटेड कहा जाता है। और पी का अर्थ इसीलिए समाज इसको परिवारवाद के नाम से जानता है। इन्होंने कई परिभाषा बदली, पहले पीडीए की परिभाषा की, पीडीए की परिभाषा में इन्होंने पी फॉर पिछड़ा कहा, पी फॉर पीड़ित कहा, पी फॉर पंडित कहा, पी फॉर पाकिस्तान कहने की इनकी योजना है। ऐसे ही चाहे वो दलित हो चाहे अल्पसंख्यक हो, और जैसा कि अखिलेश यादव जी ने अपने बयान में कहा कि कुछ ऐसे अल्पसंख्यक, कुछ मुस्लिम कौन, जो संभल के सांसद जैसे जियाउर रहमान जैसे बर्क जैसे मुस्लिम जो दंगा कराते हैं, जो सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ते हैं, जो मंदिर गिराने की योजना बनाए रहते हैं, कुछ ऐसे मुस्लिम इनको पसंद है। लेकिन पूजा मिश्रा जी ने यह भी कहा कि आप लोगों ने बहुत डोरे डाले, आप लोगों ने बहुत डोरे डाले, लेकिन वो तो टूटे नहीं, इसलिए वो तो कह रहे हैं कि पक्के समाजवादी हैं। भाई ये बात भी उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कही। अगर किसी भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है और कार्यकर्ता आधारित राजनीतिक दल है, इनको बताना चाहिए था कि किस सांसद से किसने संपर्क किया। अगर ऐसा कहते तो जनता भरोसा करती। हमने कहा ना कि अदम गोंडबी की जो पंक्ति है कि पक्के समाजवादी है, तस्कर हो या डकैत, इतना असर है दिख रहा खादी के उजले लिबास में। तो समाजवादी पार्टी एक गैंग और गिरोह की तरह काम करती है। और जैसे नशेड़ी कभी कभी नशे के पक्ष में अपना तर्क प्रस्तुत करता है, वैसे ही अखिलेश यादव जी ने परिवारवाद के पक्ष में अपना तर्क प्रस्तुत किया है, जो देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था और संवैधानिक व्यवस्था के लिए कितना लज्जास्पद बयान है, कितना हास्यास्पद बयान है कि कोई व्यक्ति अपने परिवारवाद के पक्ष में भी तर्क प्रस्तुत करता है। ये एक तरह की बेशर्मी भी है समाजवादी पार्टी की। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। इसका निखिल जी 1 मिनट पूरा कर रहा हूं। इसका एक संकेत भी छुपा हुआ है कि भविष्य में समाजवादी पार्टी फिर अपने परिवार के इर्द गिर्द रहना चाहती है, फिर उसका जो पुराना समीकरण है एमवाई समीकरण, उसके आधार पर रहना चाहती है। इसलिए उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को एक संकेत दिया है। ठीक है, ठीक है। पूजा जी, आप अपनी बहुत सारी बातें जिनका आप जवाब देना चाहेंगे, एक बात का और जवाब दीजिएगा। जो प्रश्न बार बार उठाया जाता है, और आपको याद होगा कि अमित शाह ने सदन में भी अखिलेश यादव को कहा था कि भाई जाइए, अगले कई वर्षों तक आपके अलावा और कोई अध्यक्ष नहीं होगा पार्टी से। और यही जो आपके विपक्षी हैं वो सवाल उठाते हैं, जो कि बहुत वैलिड सा प्रतीत होता है। सुन लीजिए, सवाल भी सुन लीजिए। बहुत वैलिड सा प्रतीत होता है कि क्या कोई समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता भविष्य में, चाहे वो यादव हो, मुसलमान हो, क्या कभी अध्यक्ष बन सकता है या समाजवादी पार्टी में रहते हुए मुख्यमंत्री पद का दावेदार हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। Who knows the future? समाजवादी पार्टी में ना तो आप हैं, ना तो जो है राजनीतिक विश्लेषक है, ना ही जो है प्रवक्ता है भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता। उसमें मैं हूँ, मैं आपको बता रही हूँ। समाजवादी पार्टी कब होगा वो मुहूर्त कब आएगी? इंटरव्यू ना करे। नहीं अगर सर बीच में मत बोलिए, उनको बोलने दीजिए, बोलने दीजिए अवधेश जी। अभी आ जाते, आपने कहा कि अमित शाह जी कह रहे हैं, अमित शाह जी के बेटे की जो संपत्ति है ना, वो बीसीसीआई में आने के बाद में 16,000 गुना बढ़ गई। कहां से आंकड़ा लेकर आई हैं? 16,000 गुना। एक बात, मैंने आपको बीच में इसलिए नहीं टोका, क्योंकि आपने क्रिकेट के नियंत्रण की बात कही थी। मैं आपको डिरेल नहीं करना चाह रहा था, और ना मैं आपके बीच में टोकना चाह रहा था। लालू प्रसाद यादव ने कितनी क्रिकेट खेली थी? शरद पवार ने कौन सी क्रिकेट खेली थी? भाई अरुण जेटली ने, मैं उसमें सबकी बात कर रहा हूँ, आप सुनिएगा।
ये इस देश में रहा है, राजनीतिज्ञों ने खेलों पर नियंत्रण किया है। की बात करेंगे तो सुनना पड़ेगा थोड़ा सा। नहीं, मैं तो सिर्फ आपके सवाल पर मैंने सवाल उठाया। नहीं, मैंने आपके सवाल पर सवाल उठाए और कम से कम मैं ये जनता को बताना चाहता हूँ कि जो आपने कहा, सुन तो लीजिए, मैं उसका पूरा बोलिएगा। लेकिन आपने जो बात कही, मैं बिल्कुल उनको डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, आपका पूरा राइट है पॉलिटिकली, आप उनके ऊपर गलत तथ्य मत रखिए ना। लेकिन जो तथ्य है उसको तो रखूंगा। शरद पवार कौन सा क्रिकेट के जानकार थे और लालू प्रसाद यादव कौन सचिन तेंदुलकर के वो थे भाई, क्या बात। तो ये फैक्ट है, ये सभी जानते हैं कि राजनेताओं ने क्रिकेट के खेल को नियंत्रित किया है, इसके पहले भी और आज भी कर रहे हैं। अब अपने अपना पॉइंट रखिए। तो बिल्कुल ये अमित शाह के बेटे जैसा कौन से राजनेता है? चलो राजनेता ही कह लीजिए, सबने किया, कम से कम राजनेता तो नहीं है। राजनेता ही कह लीजिए ना। नहीं, तो कम से कम राजनेता तो नहीं है। नहीं, तो शरद पवार और लालू प्रसाद यादव ने कौन सा क्रिकेट खेली थी भाई? शरद पवार और लालू प्रसाद यादव ने कौन सी क्रिकेट खेली थी, आप उनको बताइए। फारूक अब्दुल्ला चाह रहे हैं तो अमित शाह के बेटे कौन सा चुनाव लड़ करके? तो फारूक अब्दुल्ला ने क्या खेला था? तो ये जो है कौन सा चुनाव लड़ करके आ रहे होते? अगर निखिल जी आप जवाब देना चाह रहे तो बताइए। चलिए जवाब दीजिए, चलिए जवाब दीजिए। मुझे लगता है जो लोगों को समझना होगा समझ लेंगे। अब अपनी बात कहिए। बिल्कुल निखिल जी, अभी जो है भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि ये लोग गैंग चला रहे हैं, तो ये पूछेगा कि जितने इनके घटक दल हैं, चाहे वो राजभर हो, चाहे अनुप्रिया पटेल जी हो, चाहे संजय निषाद हो, इनको गैंग मानती है भाजपा कि ये लोग गैंग चला रहे हैं? अगर मानती हो तो फिर अच्छी बात है, फिर तो इनके पास में गैंगों का समूह है पूरे। जो है इन्होंने तो जो है हरियाणा में तो पूरा बिल्कुल ब्रांच, बनियान ट्री, बरगद का पेड़ बना रखा हुआ है परिवारवाद का। इनका परिवारवाद जो है सोशलिज्म हो जाता है, हमारा परिवारवाद हो जाता है। वो कहते नहीं है कि जो है आपका कुत्ता टॉमी, मेरा कुत्ता कुत्ता, इस तरीके की बातें करते हैं भाजपा वाले से पूछेगा किरण रिजिजू जी हो, वो किसका परिणाम है? परिवारवाद का परिणाम हो। चाहे रामविलास पासवान जी का बेटा हो, किसका परिणाम हो? चाहे अनुराग ठाकुर हो, चाहे पेमा खांडू हो, अरुणाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, चाहे जो है ममता हो, सब परिवारवाद का ही रिजल्ट है। भाजपा के यहाँ पे ज्योतिरादित्य सिंधिया, चाहे पीयूष गोयल, सब परिवारवाद, बड़ा सारा परिवारवाद है इनके यहाँ पे। अब क्योंकि समाजवादी पार्टी में से अखिलेश यादव जिनको दिखते हैं उनसे आपत्ति हो रही। इतने समय तक हमको कोसने के अलावा कुछ नहीं किया। ठीक, बहुत बढ़िया, आपका पॉइंट आया है। मैं चाहता हूँ थोड़ा जल्दी, क्योंकि समय थोड़ा कम है। पूजा जी आपका पॉइंट आ गया, इस पर बिल्कुल कट टू कट जवाब ले लेते हैं। अवधेश पांडे जी, भाई उनका परिवारवाद है, आपके यहाँ भी तो उन्होंने एक लिस्ट गिरा दी। देखिए, किसी भी परिवार में योग्यता और गुणवत्ता के आधार पर कोई राजनीति में आ सकता है, अन्य क्षेत्र में जा सकता है, लेकिन ये तय कर लेना कि हमारे परिवार में उत्पन्न होने वाला कोई बालक बालिका ही इस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा, मुख्यमंत्री पद का दावेदार होगा, यही परिवारवाद है जिससे अनेक क्षेत्रीय दल और खास करके खांडू के बेटे मुख्यमंत्री है, पेमा खांडू अरुणाचल के। आप बताइए ना, अरुणाचल के जो मुख्यमंत्री है पेमा खांडू। सुनिए, आप देखिए, जब आप बोल रही थी तो आप बीच में बोले थे वो, तो हमने उनको रोक दिया था। ठीक है, अब आप देखिए, ये जो पॉइंट आप दे रही हैं, सुनिए ना पूजा जी, ये जो पॉइंट आप दे रही हैं ये आप दे चुकी, ये जो पॉइंट आप दे रही हैं आप दे चुकी है। अब उनका जवाब तो सुन लीजिए। अरे अब जवाब सुन लीजिए, देखिए ऐसे नहीं होगा। अब जवाब भी तो सुनिए। जब वो बोल रहे थे तो मैंने बीच में उनको रोका था। जब वो बोल रहे थे तो आपने जब पॉइंट रेज किया था मैंने उनको रोका था बीच में बोलने से। पूजा जी आप याद करिए, कोई इतनी पूजा मिश्रा जी मुहूर्त बता दे। पूजा जी ठीक है, अब तो हो गया, आपका पॉइंट आ गया। चलिए अब तो ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, ठीक है अवधेश पांडे जी, थोड़ा 1 मिनट के लिए शांत हो जाइए। पूजा जी, आपने जो पॉइंट रेज किया वही पॉइंट उनके सामने रखा जा रहा है, अब आपने उसको फिर से रेज किया है, तो उनका जवाब तो सुन लीजिए। या तो आप ये कह रही हैं कि मैं उनको बोलने नहीं दूंगी, सुन तो लीजिए। अरे सुन तो लीजिए, मैंने आपको इंटरवीन किया बीच में, किसी और ने, आइदर विनोद मिश्रा ने, अवधेश पांडे ने आपको इंटरवीन नहीं किया था। पूजा जी मैंने इंटरवीन किया था एज ए शो होस्ट। पूजा जी एज ए शो होस्ट मैंने कुछ सवाल उठाए थे, अवधेश पांडे ने
अवधेश पांडे ने या विनोद मिश्रा ने आपको बीच में टोका टाकी नहीं की थी। और अगर आप ये सोच रही हैं कि आप जबरदस्ती बोल करके बीच में किसी को बोलने नहीं देंगी तो ऐसा नहीं होगा, इसलिए क्योंकि जो दूसरे की बारी है उनको बोलने दीजिए। आपका पॉइंट आ गया, आप बोलिए ना। ठीक है, चलिए। तो आप बीच में आप कम से कम ये तो मत करिए कि दूसरे को बोलने नहीं दूंगी। नहीं, ये ऐसा तो नहीं होगा भाई। इनको ऑडियो आउट कर दीजिए, इनको ऑडियो आउट कर दीजिए। अवधेश पांडे जी बोलिए। मैंने यही कहा कि किसी भी राजनेता के परिवार में कोई भी योग्यता और गुणवत्ता के आधार पर आगे राजनीति में बढ़ सकता है, ये स्वाभाविक सी बात है। परंतु हमारे परिवार का ही कोई व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा, हमारे परिवार का ही कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री पद का दावेदार होगा, यह परिवारवाद है। और पूजा जी क्या बात करेंगी? भरे मंच के अंदर किस प्रकार से मुलायम सिंह जी को अपमानित करके अखिलेश यादव जी ने कुर्सी संभाली, शाहजहां की जो पद्धति है उसका इस्तेमाल किया। शिवपाल जी रोते रहे, बिलखते रहे, और शिवपाल जी ने कहा ये समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है, डकैतों की पार्टी है, जमीन कब्जा करने वालों की पार्टी है। आपको लगता है अंगूर खट्टे हैं? ऐसे ही देश के अनेक क्षेत्रीय दल हैं जो जिन लोगों ने तय कर लिया है कि हमारे परिवार से ही पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा और हमारे परिवार से ही मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री पद का दावेदार होगा। ये जो परिवारवाद है इसकी चर्चा हो रही। पूजा मिश्रा जी से आप कहां बच सकती हैं? आप मुझे बताइए कि पेमा खांडू कौन से क्षेत्रीय दल से आते हैं? आप मुझे इतना बता दीजिए। दो खांडू जी कौन से क्षेत्रीय दल से आया करते थे? उनका बेटा मुख्यमंत्री हुआ, बताइए मुझे। माइक छीन लिया जाता है। आप बताइए मुझे कि कौन से जो क्षेत्रीय दल से आते हैं? ठीक है, आप दोनों लोग आप शांत हो जाइए। ठीक है, मैं समझ गया सर, मैं समझ गया। मुझे लग रहा है जो हमारे दर्शक है वो भी समझ गए। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है मैम, आप भी शांत हो जाइए। अवधेश पांडे जी आप भी शांत हो जाइए। विनोद मिश्रा जी आपके लास्ट कमेंट्स में चाहता हूं, हमारे पास समय बिल्कुल खत्म हो गया। मुझे बहुत अच्छा लगा पूजा जी बहुत बढ़िया अपने तर्कों को रखा, पांडे जी ने भी रखा है। बाप परिवारवाद में मत उलझिए। हमारा आज का जो था, हम लोगों ने जो आप लोगों के सामने लाया था वो डिस्कशन को आप लोगों ने पीछे छोड़ दिया। और पूजा जी एक प्रेमा खांडू पे तो आप ऐसे अटक गए, उससे आगे आप बढ़ ही नहीं पा रही हैं। अब सवाल ये है कि इस देश में 20 साल तक कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष सोनिया गांधी रही हैं, वो परिवारवाद है। इस देश में एक ही परिवार के 3 माता के साथ में बेटा और बेटी कांग्रेस के एमपी पार्लियामेंट में है, ये परिवारवाद है। आप ये बात को जानेंगे कि आप ही के परिवार मुलायम सिंह परिवार के अगर 5 सांसद वहाँ अगर लोकसभा में बैठे हुए हैं और एक भी जाति की अगर बात करें तो पूरे यादव समुदाय से बस एक रिप्रेजेंटेटिव अपने ही परिवार के हैं, तो ये भी परिवारवाद है। आप डीएमके में भी चले जाएंगे तो ऐसे ही परिवारवाद की आप गिनती श्रृंखला में लेंगे। ऐसा नहीं है कि योग्य पिता के अगर परिवार के योग्य बच्चे अगर राजनीति में आते हैं और उसको लेके आप बचने की कोशिश करते हैं तो आप बच नहीं पाएंगे। समाजवादी पार्टी में अखिलेश जी के परिवार को छोड़ के दूसरा कोई उसमें पार्टी अध्यक्ष या कमांड चीफ नहीं हो सकता। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपका पीडीए का जो था अखिलेश जी के कल के बयान के बाद आपका पीडीए का तर्क जो है वो ध्वस्त हुआ है कि उन्होंने कहा है कि हमारी पार्टी इसलिए बच गई क्योंकि हम परिवार के थे और हमारे 4 जो मुस्लिम सांसद हैं वो थे। तो वो इनका ये मानना है कि आज भी समाजवादी पार्टी का मूल आधार एमवाई ही है और यही एमवाई आधार को वो आगे भी मजबूत करेगा। पीडीए सिर्फ एक गिमिक है, चल गया तो चल गया, नहीं चला तो कोई बात नहीं। चलिए सर, बहुत धन्यवाद अवधेश पांडे जी आपका, पूजा मिश्रा जी आपका, विनोद मिश्रा जी आपका हमारे इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो परिवारवाद पर दरअसल जो उसका दर्द है वो जो पार्टी के कार्यकर्ता है वो तो झेलते ही हैं, और जिस प्रदेश में या जिस जगह पर यह परिवारवाद हावी होता है वहाँ की जनता भी अल्टीमेटली इसका रिजल्ट जो है वो भोगने के लिए विवश होती है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे तो बात करेंगे झारखंड के सियासत की। जरा सोच के देखिए, आपके पास कुछ ऐसा है जो आपकी दुनिया बदल सकता है। जानते हैं क्या? आपका अपना सोना। सोना क्या नहीं कर सकता? सोना आपको अपने सपनों का घर दिला सकता है, आपके बच्चों का भविष्य बना सकता है। सोना आपकी हर इच्छा पूरी कर सकता है। तो भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। मुथूट फाइनेंस, जहाँ विश्वास ही परंपरा है। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया।
स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और बात झारखंड की, जहां छात्र आंदोलन का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और झारखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षा में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। सर्वोच्च अदालत ने मामले में जेपीएससी और जेएसएससी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इससे पहले पिछले सप्ताह झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के 11वीं और 13वीं जेपीएससी परीक्षा और उनसे हुई नियुक्तियों को रद्द करने के फैसले पर रोक लगा दी थी। हाईकोर्ट के इस आदेश से उन अभ्यर्थियों को राहत मिली थी जिनकी नियुक्तियां रद्द होने की आशंका थी। याचिका में यह भी मांग की गई थी कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज या झारखंड के बाहर के किसी हाईकोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस का या जज की अगुवाई में एक स्वतंत्र जांच समिति बनाने का निर्देश दिया जाए, जिसमें फॉरेंसिक साइंस, सूचना प्रौद्योगिकी, परीक्षा सुरक्षा, ओएमआर मूल्यांकन, साइबर सिक्योरिटी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन उस परीक्षा की ईमानदारी से जांच करे। बड़ा सवाल यह है कि 25 दिनों तक सैकड़ों की तादाद में प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने यह कहकर धरना प्रदर्शन खत्म कर दिया था कि उनकी मांगें सुनी गई हैं। अब हालात यह है कि वे ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। छात्रों के प्रदर्शन में पुलिस कार्रवाई और लाठीचार्ज से जुड़े मामले में आंदोलनकारी केस मुकदमे अलग से झेल रहे हैं। छात्र आंदोलनकारियों ने आज से शिबू सोरेन के पैतृक गांव नेमरा से भर्ती सुधार यात्रा शुरू करने का अभियान चलाया है। यात्रा के दौरान राज्य की विभिन्न जिलों में छात्रों, शिक्षकों, प्रोफेसर्स और आम लोगों के बीच भर्ती व्यवस्था को लेकर जन जागरण अभियान चलाने की योजना है। छात्रों ने कहा है कि सरकार को यह सुनिश्चित करने की गारंटी देनी होगी कि भविष्य में झारखंड में पेपर लीक नहीं होगा और भर्ती परीक्षाओं में धांधली की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। और बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी का क्या कुछ कहना है इस पूरे प्रकरण पर, आइए आपको सुनाते हैं। पार्टी पूरी तरह से उन छात्रों के साथ है और सरकार से मैं मांग करता हूं, जो आपने एफआईआर किया है उसको वापस लीजिए। अगर सरकार वापस नहीं लेती है तो नौजवानों से अपील है, अगर सरकार वापस नहीं लेगी तो आप जेल से मत डरो, जेल को फाड़ देना। और बीजेपी नेता चंपई सोरेन का कहना है कि झारखंड की सरकार तानाशाही पर उतर आई है। ये सरकार अपना भ्रष्टाचार को छिपाना, जो गलती किया है, नौकरी बेचा है, उस बात को ताकि दब जाए, एक तानाशाही में उतर गया। वहीं छात्र नेता देवेंद्र महतो का कहना है कि उनका आंदोलन भ्रष्टाचार मुक्त भर्ती होने तक जारी रहेगा। दिनों से हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं भ्रष्टाचार मुक्त भर्ती अभियान के तहत। अब हम लोग इस आंदोलन को आगे एक महत्वपूर्ण नए चरण का ऐलान किए हैं। आगामी 24 अगस्त 2026 से भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा जो 2400 जिलों में होगी, जिसका हम लोग पूर्व में ही सूचना दे चुके हैं। तो आपने देखा कि इस पूरी जो झारखंड सिविल सेवा परीक्षा है, इस पर सुप्रीम कोर्ट का कड़ा रुख है। वहीं झारखंड में भी सियासत जारी है। दिवाकर कुमार हमारे संवाददाता इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं रांची से। दिवाकर, ये जो भर्ती सुधार यात्रा का आह्वान है, दरअसल इसकी जरूरत क्यों पड़ी, ये भी हम समझना चाहेंगे। जो राजनीतिक हालात ऐसे कैसे हैं कि ये जिस तरह से सामने आया है और किस तरह से ये यात्रा का आह्वान किया गया है, कैसे आगे बढ़ेगी, इसके बारे में भी बताइए। देखिए, दो चीजें हैं। जब सरकार ने सारी परीक्षाओं को रद्द कर दिया तो छात्रों ने अनशन अपना समाप्त कर दिया। उनका जो 26 दिनों तक का आंदोलन था वो भी खत्म हो गया। लेकिन छात्रों ने यह भी चेतावनी दी थी कि अगर सरकार ने जो प्रॉमिसेस किए हैं वो पूरा नहीं होता है या कोर्ट में जब मामले को टिकता नहीं है तो फिर उस आधार पे हम लोग आंदोलन करेंगे। लेकिन इन्होंने 2 महीने का वक्त दिया था सरकार को। लेकिन आपने देखा कि किस तरीके से हाईकोर्ट में एक के बाद एक जो रद्द हुई थी परीक्षाएं, उस पर स्टे लगना शुरू हुआ। तो देवेंद्र नाथ महतो जो छात्र नेता है, उन्होंने एक तरीके से आह्वान कर दिया कि अब हमारे दूसरे चरण के आंदोलन की शुरुआत हो रही है और इसी के तहत आज वो पदयात्रा शुरू कर रहे हैं। लेकिन इसमें चौंकाने वाली बात यह है कि उस गांव से जहां से ये पदयात्रा शुरू होनी थी, हेमंत सोरेन के गांव नेमरा से, वहां पे उनको घुसने नहीं दिया गया है गांव में। तो ये आप
अभी हमारे पास जो खबरें आ रही है कि वहाँ पर उनको पहले ही रोक दिया गया है और उन्होंने कहा था कि हम पारंपरिक तरीके से और वाहन के जरिए पूजा और पाठ कराकर उसके बाद यहाँ से निकलेंगे, तो उस गांव में उनको प्रवेश नहीं करने दिया गया है। ये खबर ये आ रही है। दूसरी बात ये है कि वैसे छात्र जिनका एफआईआर में नाम आया है, जो उस दिन आपको याद होगा कि पुतला दहन के बाद जो घटनाएं झारखंड में हुई है, तो छात्र उससे भी आक्रोशित है। तो लगातार अब छात्रों का हर वर्ग सरकार से आक्रोशित नजर आ रहा है। ऐसे में आज देवेंद्र नाथ महतो पदयात्रा की शुरुआत कर रहे हैं, जो 24 जिले में चलेगा और 24 संकल्प के साथ कि कैसे सरकार को पारदर्शिता लानी है, कैसे तमाम परीक्षाओं को जो रद्द किया गया है उसमें सरकार को स्टैंड लेना है, सीआईडी की जगह सीबीआई जांच करानी है और कैसे रिफॉर्म होना है सारी परीक्षा की व्यवस्थाओं में। तो ये तमाम तरह की मांगों के साथ बहुत जल्दी से सरकार का रिएक्शन और तैयारियां, जो आज बहुत जल्दी से सरकार का रिएक्शन और तैयारियां। देखिए, सरकार की तरफ से कोई खुलकर रिएक्शन नहीं आ रहा है। सरकार सिर्फ एक ही चीज कह रही है कि हम सीआईडी जांच कर रहे हैं, लेकिन आज जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पीआईएल पर जो निर्देश आया है, राज्य सरकार को नोटिस है, सीआईडी को नोटिस है, तो ये तमाम तरह के जो नोटिसेस है उससे अब सरकार का पक्ष थोड़ी देर में आने की उम्मीद की जा रही है, क्योंकि झारखंड में भी आज मामले की सुनवाई हो रही है। तो झारखंड हाईकोर्ट की तरफ से क्या कुछ निर्देश आता है, उसके बाद तस्वीर साफ होगी और सरकार के रुख का क्या कुछ रहेगा वो भी देखने को मिलेगा। निखिल, ठीक, दिवाकर, बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए, सारे अपडेट्स देने के लिए धन्यवाद। तो छात्र दरअसल ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जिन वादों की बात उनसे कही गई थी वो अब धरातल पर दरअसल उतरते हुए नजर नहीं आ रहे हैं और अब ये परिवर्तन संघर्ष की एक यात्रा शुरू करने की वो कोशिश में है। इस वक्त में बस इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।